हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम अपनी 20 क्वेश्चन वाली सीरीज करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ। ओके, तो हमें बताना है कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में कौन सा कैरेक्टर है जो अर्थ से एसोसिएट करता है। तो वो है कैलिवान। ओके, आपको याद रखना है कैलिवान एक नॉन ह्यूमन क्रिएचर है जो डिस्क्राइब किया गया है एज मोनस्ट्रस, और ही इज द ओनली नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड। ओके, कैलिवान प्रोस्पेरो का गुलाम है। प्रोस्पेरो मैजिक यूज करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए कैलिवान उससे जो प्रोस्पेरो है उससे नफरत भी करता है और उसके अगेंस्ट उसे रिवेंज लेने के लिए एक प्लॉट तैयार करता है। तो फिर इस सेंस में वो क्या करता है, वो हेल्प लेना चाहता है, तो वो स्टीफेनो एंड ट्रुंकेलो को सर्व करना शुरू कर देता है। ओके, उनकी सेवा करना। उसको लगता है कि जो स्टीफेनो एंड ट्रुंकेलो है, आपको याद रखना है दोनों करेक्टर का नेम। मे बी ये पूछ ले जाए कि ट्रुंकेलो कहाँ का करेक्टर है, तो जो स्टीफेनो एंड ट्रुंकेलो है वो चाहता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कैलिवान को कि वो उसकी मदद करेंगे क्या करने में, प्रोस्पेरो को मतलब मारने में। ओके, उसके प्लान में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि शेक्सपियर ने ना यहाँ पे एक सिचुएशनल आयरनी का इस्तेमाल किया है। कैसे? जैसे आपने नोटिस किया कि कैलिवान क्या करता है, वो प्रोस्पेरो को मारना चाहता है ताकि वो क्या हो सके, सो ही कैन बी फ्री, ताकि वो फ्री हो सके। बट वो क्या करता है, ही एंड्स अप सर्विंग स्टीफेनो एंड ट्रुंकेलो। लेकिन वो क्या कर रहा है, लास्ट में वो अगर वहां से वो प्रोस्पेरो से फ्री भी होता है, मतलब, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो सर्व करने में लग रहा है। तो उसको तो नए मालिक मिल गए ना, नए मास्टर मिल गए, तो फिर वो फ्री कैसे हुआ? अगर वो प्रोस्पेरो को नहीं मालिक बना रहा अपना, मान लो उसको मारने का प्लान बना रहा है, तो वो सेवा उनको दे रहा है। किसको? स्टीफेनो को, ट्रुंकेलो को। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने एक सिचुएशनल आयरनी का यूज़ किया है। ओके, और लास्ट में तो आपको पता ही है बाय द एंड ऑफ द प्ले क्या होता है, प्रोस्पेरो सबको माफ़ कर देता है। इनफैक्ट टेम्पेस्ट की थीम भी यही है, फॉरगिव, मतलब वो माफ़ कर देता है और ये सब अपना मैजिक वगैरह छोड़ देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। हु कॉल्ड जॉन मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। तो जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर किसने कहा है? इस तरह के जो कमेंट हैं कि इस राइटर ने इसको किसको क्या बोला है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये अनकाउंटेबल है एज यू नो। लेकिन अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट है, अगर हम उनको रिपीट पे पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 टाइम्स, तो वो हमारे माइंड में, मतलब रिटेन, हम उसको रिटेन कर सकते हैं। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो विलियम हेले हैं उन्होंने जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा है। मिल्टन ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर तो थे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन किसने कहा है? विलियम हेले ने। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ रिफॉर्मेशन। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, और मैंने 4 ऑप्शन में देखा था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफ रिफॉर्मेशन का टाइटल ये भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑफ रिफॉर्मेशन कंप्लीट टाइटल। ओके, क्योंकि आपको पता ही है 4 ऑप्शन में चीज़ें सेम ज़्यादा होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। ओके, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, इतना हार्ड नहीं है इसको याद करना। ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। ओके, ये हमारा इसका टाइटल है। अब आपको बता दूं कि ऑफ रिफॉर्मेशन एक 1641 का पैम्पलेट है जॉन मिल्टन के द्वारा। एज यू नो जॉन मिल्टन का है, ये तो आपको पता ही होगा। और उनका जो, मतलब इस ऑफ रिफॉर्मेशन के थ्रू उनका एक पब्लिक एरेना में एक डेब्यू कह सकते हो आप। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सीन एंड एक्ट डिड द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री अपीयर इन द प्ले एज यू लाइक इट। वैसे मतलब मोस्टली क्वेश्चन ही आते हैं, बट बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट सीन होता है तो उसका एक्टर सीन भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो हमको ध्यान रखना है
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाय द वे। तो किस सीन और किस एक्ट में ये सॉन्ग आया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री? आई थिंक आपने ये तो सुना ही होगा कि एज यू लाइक इट में अंडर द ग्रीनवुड ट्री आया है। अच्छा, ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री इतना वो क्यों है, मतलब क्यों इसको इतना, मतलब सीन को इतना याद किया जा रहा है, ये समझ लो आप। तो वो इसलिए किया जा रहा है कि जो ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ना, थॉमस हार्डी ने इससे मतलब इसका यूज, इस वर्ड से, इस नाम से एक अपना नॉवल लिखा है। ओके, तो इसलिए ये हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब ये जो है ये सीन आया है एज यू लाइक इट में, एक्ट 2 सीन 5, आपको याद रखना है। इनफैक्ट ये जो सॉन्ग है ना, ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, एमिन्स ने गाया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ किसने गाया है, एमिन्स ने, आपको याद रखना है। ओके, इस पर ये मेरा पेन चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, एमिन्स ने गाया है, मतलब इस तरह का सॉन्ग है कि हु वांट्स टू लाई विद मी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ओके, तो हमें सॉन्ग तो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें ये याद करने की रिक्वायरमेंट है कि ये सॉन्ग एक्ट 2 सीन 5 में आया है और किसने गाया है, एमिन्स ने गाया है, और एमिन्स करके कोई करेक्टर एज यू लाइक इट में है। ओके, अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ हाइटनिंग और ऑफ सेटिंग टेरेबल थिंग्स इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन इन देयर स्ट्रोंगेस्ट लाइट। मतलब कोई पर्सन बेटर नहीं लगता टू हैव अंडरस्टूड, समझने के लिए, क्या समझने के लिए, द सीक्रेट ऑफ हाइटनिंग, हाइटनिंग का सीक्रेट, रहस्य, ऑफ सेटिंग टेरेबल थिंग्स इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन, अगर मैं एक्सप्रेशन का यूज करूं, इन देयर स्ट्रोंगेस्ट लाइट बाय द फोर्स ऑफ ए जुडिशियस ऑब्सक्योरिटी दैन मिल्टन। किसने लिखी है लाइन मिल्टन के बारे में? फिर से वही स्टेटमेंट, तो किसने लिखी है, एडमंड बुर्क ने। ओके, तो याद रखना है एडमंड बुर्क ने लिखी है ये लाइन, और ये बोला कहाँ पे, आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑन द सबलाइन में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो टू सी लियर एक्टेड, जब मतलब आपने देखा होगा स्टेज, आप इमेजिन कर लो स्टेज पे ना, लियर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको देखते हुए। टू सी एन ओल्ड मैन, एज यू नो जो किंग लियर है वो बूढ़ा व्यक्ति है, समरी आपने पढ़ी होगी। टॉटरिंग, टॉटरिंग किसको बोलते हैं, जो जैसे बूढ़े लोग थोड़े डगमगा के चलते हैं ना, डगमगा के। ओके, तो वो स्टेज पे ऐसे आ रहा है डगमगाते हुए, हम देख रहे हैं उसको। विद ए वॉकिंग स्टिक, एक उसने अपने हाथ में स्टिक ले रखी है चलने के लिए। एंड टर्न आउट ऑफ डोर्स, और उसको क्या कर दिया गया है, गेट से टर्न आउट कर दिया गया है। बाय हिज डॉटर, किसके द्वारा, उसकी बेटियों के द्वारा। इन ए रेनी नाइट, एक बरसात वाली रात में। आपको अच्छे से पता होगा किंग लियर में स्टॉर्म सीन भी आया था। ओके, एंड हैज़ नथिंग इन इट, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो अपना सारा कुछ अपनी दोनों बेटियों को दे चुका है ना। बट वॉट इज पेनफुल एंड डिस्गस्टिंग, लेकिन क्या पेनफुल और डिस्गस्टिंग है, मतलब ये सब एकदम देखना पेनफुल है ना। अब आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ भी ऐसी होती हैं, मैं आपको मूवीज़ का बताती हूँ, बहुत हार्ट टचिंग होती है, उनको देख के हम खुद फील करने लगते हैं कि कितना गलत हो रहा है। तो वी वांट टू टेक हिम इनटू शेल्टर, हम चाहते हैं उसको ले जाना, किंग लियर को, एंड रिलीव हिम, मतलब उसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसकी मदद कर दें स्टेज पे जब परफॉर्म हो रहा है प्ले। तो दिस इज ऑल द फीलिंग विच द एक्टिंग ऑफ लियर एवर प्रोड्यूस्ड इन मी। तो केवल यही फीलिंग है कि जो एक्टिंग है लियर की, वो मुझ में क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, मतलब उसको देख के ये फीलिंग आई है। तो ये फीलिंग किसको आई है, मतलब किसने बोली है ये लाइनें, हमें ये बताना था, हमारा ओवरऑल क्वेश्चन ये था। तो ये बोला है चार्ल्स लैम ने। इनफैक्ट चार्ल्स लैम तो ये भी बोला है कि जो किंग लियर है वो अनएक्टेबल है, मतलब परफॉर्म करने लायक नहीं है, क्योंकि इसको देख के मार्मिक घटनाएं देख के पोइग्नेंट हम सेंटी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स लेडी मैकबेथ ए फीन लाइक क्यून, कौन कहता है लेडी मैकबेथ को? अब आपको पता होगा जो ये फींड है ये किसको बोलते हैं, मतलब राक्षस, इस तरह से उसकी कंपेयर की है। तो किसने की है, मैल्कम ने की है। अब
मैं आपको क्या बताऊँ लेडी मैकबेथ के बारे में। इनफैक्ट लेडी मैकबेथ को तो 4th विच बोला है, 3 विच तो उसमें पहले से थी ऑलरेडी, और 4th विच बोला है कॉलेज ने लेडी मैकबेथ को। उससे तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, जैसे गेटे ने उसको क्या बोला था, लेडी मैकबेथ को सुपर विच। ओके, तो एज यू नो कि जो 3 विचेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रेडिक्शन देती हैं किसको, मैकबेथ को। बट लेडी मैकबेथ क्या करती है, मैकबेथ को मतलब अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है क्या करने के लिए, कि जो प्रेडिक्शन उन्होंने बताया है विचेस ने, उनको क्या करो, टू फुलफिल दैम, उनको फुलफिल करो, पूरा करो, बाय वायलेंट मीन्स, मतलब वायलेंट तरीके से तो करता ही है वो, किंग डंगन का मर्डर कर देता है। तो अब कोई इस तरह की मतलब देगा सजेशन तो उसको विच ही बोला जाएगा ना, उसको राक्षस, कुछ इस तरह के वर्ड बोले जाएंगे उसके लिए। तो आपको याद रखना है मैल्कम जो है वो इसी प्ले का करेक्टर है। ओके, और जो मैंने आपको ये गेटे का और कॉलरिज का बताया है, इनके बारे में तो आपको पता ही है, ये तो ऑथर है, राइटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शेक्सपियरियन फीमेल करेक्टर हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन एनी ऑफ द प्ले बाय शेक्सपियर। तो हमें बताना है कि कौन सा शेक्सपियर का फीमेल करेक्टर है जिसमें सबसे कम लाइन्स हैं। शेक्सपियर की अगर आप किसी भी प्ले की बात करो तो सबसे कम लाइन है, वो कौन सा शेक्सपियरियन करेक्टर है, तो वो है टिमांड्रा इन टाइमन ऑफ एथेंस। ओके, टीमोन ऑफ एथेंस। इनफैक्ट आपने सुना भी नहीं होगा इसका नाम, लेकिन आप याद कर सकते हो इसे कनेक्ट करके, टीमोन से टिमांड्रा। ओके, और आपको ये भी पता चल गया अब कि मैंने आपको बताया था कि जैसे स्मॉल करेक्टर पूछ ले जाते हैं कि ये करेक्टर किस प्ले का है, तो आपको ये भी पता चल गया कि टिमांड्रा करके एक लेडी टीमोन ऑफ एथेंस में आई है। इनफैक्ट ये प्रोस्टिट्यूट होती है, और सबसे मतलब आप कहोगे कि मतलब लीस्ट जो लाइंस बोली हैं, सबसे कम लाइनें बोली हैं अगर शेक्सपियर के किसी भी प्ले में मतलब फीमेल करेक्टर ने, तो वो टिमांड्रा है। ओके, और अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फीमेल रोल किसका है शेक्सपियर के प्ले में, तो वो है रोजालिन। ओके, एज यू नो रोजालिन का है एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड शेक्सपियर वाज होमर और फादर ऑफ आर ड्रामेटिक पोएट्स, जॉनसन वाज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलाबोरेट राइटिंग। तो किसने बोला है शेक्सपियर के लिए? शेक्सपियर पे बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट दिए हैं, तो ये बात बोली है कि शेक्सपियर होमर और फादर ऑफ आर ड्रामेटिक पोएट्स, जॉनसन वाज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलाबोरेट राइटिंग। तो इस तरह का कमेंट दिया है जॉन ड्राइडन ने। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स एम्बिशंस डेप्थ इज पेड। किसने बोला ये कि जो एम्बिशन है ना, उसका जो कर्ज है वो चुका दिया है। अच्छा, किसने बोला है? ये ब्रूटस ने बोला है। इनफैक्ट ये जब सीजर का मतलब जब एसिनेशन हो रहा था, डेथ उसी के बाद मतलब जो ब्रूटस है उसने ऐसा क्यों बोला, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसको लगता है कि जो सीजर की डेथ है ना, वो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब परिणाम है सीजर के एम्बिशन का। ओके, मतलब सब लोगों ने जो मारा था, जो उसके कॉन्स्पिरेटर थे, उनके तो अपने पर्सनल रीजन थे, लेकिन ब्रूटस को क्या लगता था कि वो जो है उसके माइंड में तो यही चीज़ें फिक्स की थी ना उन लोगों ने कि जो ये है जूलियस सीजर है, अगर ये वो बन गया, अगर इसको वो मिल जाएगा किंगडम, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्बिसीज है, तो ये एक रोम की जनता के लिए क्या होगा, मतलब एक डेंजर है, खतरा है। ओके, तो उसके माइंड में तो यही था ना। तो ब्रूटस को क्या लगा जब वो मरा, उसको लगा कि जो एम्बिशन है ना, उसका कर्ज जो है वो चुका दिया गया है। किसके द्वारा? सीजर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू ब्रूटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड इट इज़ बी हु आर हैमलेट। तो किसने कहा है कि ये हम ही हैं जो हैमलेट हैं? मुझे भी ऐसा लगता है। कहा तो वैसे हैजलेट ने है, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है मुझे ऐसा? क्योंकि आपने खुद नोटिस किया होगा, अब हमारी इतनी बड़ी लाइफ होती है तो हम क्या करते हैं लाइफ में, इनडिसाइसिव होते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं। सेम थिंग हैमलेट के साथ है। वो क्या करता है, सही टाइम पे क्लोडियस को नहीं मार पाता, हाँ, गलत मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे ही हम करते हैं, तो हम ही तो हुए ना
इट इज़ वी यू आर हैमलेट। वैसे टी.एस. इलियट ने हैमलेट को कहा है आर्टिस्टिक फेलियर, लेकिन मुझे क्या लगता है कि शेक्सपियर ने सही प्ले तो बनाया है। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, हम भी कहाँ परफेक्ट हैं, गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं, और हमारी ही गलतियाँ हमारे डाउनफॉल का कारण बनती हैं, हमारे डूम का कारण बनती हैं। तो सही है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड अबाउट शेक्सपियर वन नेम नेवर टू बी मेंशन विदाउट रिवरेंस। ओके, तो कौन है शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है कि एक ऐसा नाम है जो कभी भी जिसका मेंशन नहीं किया जाएगा, जिसका कभी भी जिक्र नहीं किया जाएगा बिना सम्मान के। सही बात है, शेक्सपियर का नहीं, शेक्सपियर ही है वो ऐसे। अर्नोल्ड ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिगार्डेड मिल्टन एज द थर्ड अमंग, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पढ़ के, थर्ड अमंग द सन्स ऑफ लाइट। तो किसने जो है मिल्टन को रिगार्ड किया है, सम्मान दिया है ऐसा कि वो थर्ड है किसके बीच में, अमंग द सन्स ऑफ लाइट। तो ये बोला है सैली ने, आपको याद रखना है। ओके, सैली को ऐसा लगता था, मतलब सैली जो है वो कंसिडर करते थे कि मिल्टन टू बी द थर्ड ऑफ द सन ऑफ लाइट। ओके, उनको ऐसा लगता था सैली को। और आपको पता ही है मिल्टन ने एक ग्रेट एपिक लिखा है, महान एपिक पोइट्स से वो। और पहले दो लोग जो माने जाते थे वो होमर, मतलब माने जाते हैं होमर और दांते। और सैली ने थर्ड किसको माना है, सन ऑफ लाइट किसको माना है, मिल्टन को। ओके, मैं किसी भी क्वेश्चन को एक या दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट हम उसको पढ़ें बार बार रिपीट पे तो हमें याद हो जाए। ओके ओके, दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ डिफेंडेड फॉलस्टॉफ ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1 बाय राइटिंग। किसने डिफेंड किया है फॉलस्टॉफ को, शेक्सपियर के जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है वो लिखते हुए, मतलब बाय राइटिंग कहते हुए, द ब्लिस ऑफ फ्रीडम गेन इन ह्यूमर इन द इसेंस ऑफ फॉलस्टॉफ। तो किसने डिफेंड किया है फॉलस्टॉफ को ये कहते हुए, तो ये डिफेंड किया है AC ब्रैडली ने। ओके, AC ब्रैडली नाम सुना होगा आपने। अच्छा, जो ये कहा है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में डिफेंड किया है फॉलस्टॉफ को, तो द ब्लिस ऑफ फ्रीडम गेन इन ह्यूमर, आपको पता होगा कि जो फॉलस्टॉफ है वो करेक्टर कैसा है, कैरिकेचर है। ओके, और फ्रेंड था वो किसका, प्रिंस हॉल का, आपको याद होगा। और लेकिन बाद में जो है प्रिंस हॉल उसको डिसाइड करता है उससे अलग होने का, जब वो किंग का रोल प्ले करने के सोचता है ना, तो वो उससे अलग हो जाता है, पार्ट अवे अलग हो जाता है। और एक क्वेश्चन जो फॉलस्टॉप से बना है EMRS में वो ये है कि फॉलस्टॉप किस किस प्ले में आया है। ओके, किस किस प्ले में अपीयर हुआ है, तो आपको याद रखना है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, 3 प्ले में तो वो अपीयर हुआ है, और उसकी जो डेथ है उसका जो मेंशन हुआ है वो हुआ है हेनरी 5th में। ओके, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ओके, फॉलस्टॉप के बारे में सब ने सुना है जिसने भी शेक्सपियर को पढ़ा है। ठीक है, कैरिकेचर करेक्टर था, इसलिए ह्यूमर, आप यहाँ से इसका की पॉइंट देख लो कि जैसे ह्यूमर वर्ड यूज़ किया है तो कैरिकेचर करेक्टर था। फॉलस्टॉप को डिफेंड किया था AC ब्रैडली ने। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी डॉग हैज़ देयर डे, ये किसका एग्जाम्पल है, किस फिगर ऑफ स्पीच का, तो ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, एलोथेटा का। अब एलोथेटा होता क्या है, एलोथेटा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे वन केस, जेंडर, मूड, नंबर, टेंस या फिर पर्सन उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, मतलब किसी दूसरे शब्द से इट्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग वन थिंग फ्रॉम अनदर। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है, तो कैसे पता चलेगा हमें कि एग्जाम्पल एलोथेटा का है। तो यहाँ पे जैसे एवरी डॉग आया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, या तो यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे या तो हम मेंशन करते, अगर हम ग्रामर की उससे बनाते तो आपने देखा होगा यहाँ पे हम क्या लगाते, या तो देयर के इस प्लेस पे यहाँ पे हम हिज लगाने थे हमको, या फिर जैसे हम डॉग के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते थे, इट्स लगा सकते थे। ओके, या जैसे आपने देखा होगा एवरी के साथ हिज हर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आना था, लेकिन
यहाँ पे क्या आया, देयर आया, तो हम समझ जाना चाहिए कि क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट वन थिंग फॉर अनदर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एलिथ होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वैन ए स्पीच इज ब्रोकन ऑफ अब्रप्टली, जब एक स्पीच ब्रोकन ऑफ अब्रप्टली एंड द सेंटेंस इज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और सेंटेंस को क्या हो जाए, उसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, बताओ उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपोसिप्सिस। ओके, उसको बोलते हैं अपोसिप्सिस। जब एक स्पीच को क्या किया जाए, मतलब कोई हम बात कहते कहते, आपने नोटिस किया होगा अपनी रियल लाइफ में भी, कोई बात कहते कहते हम रुक जाते हैं, उसको अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ गेट आउट और इल्स, बस इतना बोल के मैं छोड़ दूँ, तो एग्जाम्पल किसका हुआ, अपोस्पिसिस का हुआ। ओके, मैं बोलूँ कि गेट आउट, बाहर निकल जाओ, और इल्स, अन्यथा, और मैं इसके बाद मतलब रुक जाऊँ, वहाँ पे सेंटेंस को क्या करूँ, अपनी सेंटेंस को अनफिनिश छोड़ दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर मेक्स अस ऑफ ए फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडक्शन। तो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें जो है एक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर था जिसको कहा गया इंडक्शन, तो वो बात है टेमिंग ऑफ द श्रू की। अब हम बात करेंगे कि जो ये वर्ड है इंडक्शन, ये क्या है। मतलब एक जो शेक्सपियर के प्ले है ना, उसमें एक ये जो है ना, ये मेन प्लॉट से पहले आता है। मतलब एक तरह का कोई मान लो एक्सप्लेनेटरी सीन है या फिर कोई समरी है। ओके, जो क्या करती है, जो मेन प्ले होता है उससे थोड़ा अपार्ट फ्रॉम द मेन प्ले, मतलब मेन प्ले से थोड़ा अलग होती है। ओके, अलग स्टैंड आउट करती है, मतलब इस इंटेंशन से कि मतलब उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए किसी प्ले पे। ओके, उसको जैसे मैं आपको बताऊं टेमिंग ऑफ द श्रू का, मोस्टली चीज़ें हमें एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाती हैं। जैसे आपने टेमिंग ऑफ द श्रू की समरी पढ़ी होगी, तो जब प्ले शुरू होता है तो एक मिस्चीवियस नोबल मैन होता है, वो क्या करता है, वो ट्रिक करता है। आप इसकी समरी पढ़ना, गूगल पे पढ़ना या यूट्यूब पे। एक मिस्चीवियस नोबल मैन होता है, वो क्या करता है, एक ट्रिक करता है, एक मतलब एक ड्रंकन टिंकर होने का। ओके, जिसका नेम क्या होता है, क्रिस्टोफर स्लाई। उसके साथ चाल खेलता है वो, और उसे बिलीव कराता है कि वो क्या है, ही इज एक्चुअली ए नोबल मैन हिमसेल्फ। ओके, तो ये क्या हुआ, एक तरह का जब मेन प्लॉट से पहले आ रहा है तो एक तरह का क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। ओके ओके, बस आपको याद रखना है, मैंने बता दिया कि टेमिंग ऑफ द श्रू में आया है। ये इसलिए बताया ताकि रटना ना पड़े, याद रहे कि हाँ कि क्रिस्टोफर स्लाई करके एक करेक्टर जो था वहाँ पे, एक मतलब एक इंडक्शन की तरह एक स्ट्रक्चर आया था, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्च्यूज काउज। तो वो क्या करते हैं वो फेम में रहते हैं जो मरते हैं किसी वर्च्यू के कारण। ओके, जैसे कोई आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर मैं सिंपल सा पॉइंट बताऊं तो जैसे लोग होते हैं आर्मी वगैरह में, मतलब जैसे देश की सेवा करते हुए बाई चांस गॉड फॉरबिड कोई मर जाए, तो वो कैसे मरते हैं, फिर फेम में लोग उन्हें याद रखते हैं। ओके, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट है, ये बोला है लूसियस ने टाइटस एंड्रोनिकस में। ओके, आपको ध्यान रखना है लूसियस करेक्टर कहाँ पे है, टाइटस एंड्रोनिकस में, और ये लाइन किसने बोली है, लूसियस ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जूलियस सीजर पिंडरस वाज ए सर्वेंट टू। तो पिंडरस किसका सर्वेंट था, कैसियस का। अच्छा, ये कैसियस कौन है, ये पता है आपको, पता ही होगा। कैसियस उन्हीं व्यक्तियों में से एक था जो क्या करता है, जो जूलियस सीजर के एसिनेशन का प्लॉट में शामिल होता है। ओके, और पिंडारस इसी का सर्वेंट था। मोलवोलियोस रिवेंज एक पॉपुलर फिक्शनल वर्क है, किसने लिखा है, सोफी मैसन ने। आपको पता होगा मोलवेलियो कहाँ का करेक्टर है, 12th नाइट। सबटाइटल क्या था उसका, वॉट यू विल। तो ये ओलिविया का, जो ओलिविया का हाउस होल्ड होता है वहाँ पे स्टीवार्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये शादी के सपने देखता है, किसके साथ, ओलिविया के साथ। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, मारिया, टोबी, आपने नाम सुना होगा, मारिया, टोबी बेल्च, एंड्रू ऑक्टिक, वो क्या करते हैं, एक फेक लेटर तैयार करते हैं और मोलवोलियो को बिलीव दिला देते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है। तो ये मतलब ऐसे ही येलो स्टॉकिंग वगैरह पहन के, मतलब ऐसे खुश रहता है कि बस मतलब चाहता है ना उससे
ओलिविया से शादी करना। तो जब लास्ट में उसको रियलिटी पता चलती है तो इसी पे मतलब अब मुझे मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी, मतलब मैं करूँगी नहीं वैसे ऐसा, लेकिन मतलब मेरे माइंड में आएगा ना रिवेंज लेने का। तो इसीलिए सोफी मैशन ने इस पर एक पॉपुलर फिक्शनल वर्क लिखा, मालवोलियोस रिवेंज। ओके, थैंक यू।